नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 71 होने वाला है सितंबर के फर्स्ट वीक में, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को, जो कि आपका खान सर का यह प्रैक्टिस सेट है जो सभी नए परीक्षा प्रारूप पर यह प्रैक्टिस सेट आधारित हैं। इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक अलग अलग वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए स्टडी लूप, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी 71 प्रैक्टिस सेट। वहाँ पे आपको सभी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट आप सभी बहुत सारे पब्लिकेशन का आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है प्रैक्टिस सेट 11 का कि निम्नलिखित में से किसने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ, 1867 में। और इसकी स्थापना किसने किए थे, तो वो किए थे आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। और कहाँ किए थे, वो बॉम्बे में किए थे। तो आत्माराम पांडुरंग यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न, देखिए क्या है कि और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। यह प्रार्थना समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यही था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पहला प्रश्न का। और देखिए प्रश्न के साथ आपके व्याख्या भी दिए गए हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, यानी ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो सर सैयद अहमद खां पारंपरिक धर्म के समर्थक थे और पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। ठीक है। तो दूसरा क्या है कि रामकृष्ण मिशन केवल धर्म तक ही सीमित था। तो कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है। और संस्था ने मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान सहित आधुनिक शिक्षा की पेशकश की। तो इस प्रकार से ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन जो है वो केवल धर्म तक ही सीमित था, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धर्म की बात करना सही था। उन्हें अपने देशवासियों की गरीबी और बदहाली से बहुत पीड़ा हुई। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। तो ये आपका दूसरा नंबर का स्टेटमेंट भी जो है फॉल्स हो जाएगा। तो इनमें से जो सही कथन है वो कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दूसरा का करेक्ट आंसर है। ये देखिए आपको व्याख्या भी दिया है क्वेश्चन का। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए और अंग्रेजों द्वारा उनके विलय के वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला है कि नागपुर का विलय जो 1853 में हुआ था, तो ये आपका सही है। अवध का विलय 1855 में, तो नहीं दोस्तों, अवध का विलय जो है 1856 में हुआ था। तो ये आपका फॉल्स है, यह विलय वर्ष के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और संबलपुर भी 1850 में विलय हुआ था, ये भी सही है। तो सिर्फ 2 जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है तीसरा प्रश्न का। और आपको जो है ये जो पीडीएफ चाहिए, तो जैसा बताया टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कीजिए और इसको पीडीएफ को पढ़िए और अब जो व्याख्या है उसको आप सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि अवध के नवाब ने 1801 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के कारण अपना आधा क्षेत्र खो दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शुल्क मुक्त व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया था। और क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 नंबर का प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये इनमें से जो है दोनों कथन गलत है दोस्तों। दोनों कथन गलत क्या है, क्योंकि औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया और अवध के नवाब को अपना आधा क्षेत्र अंग्रेजों को देने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि वह सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा था। पहले अवध के नवाब को सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इस प्रकार से दोनों कथन जो है वो गलत है। सो सभी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को शिक्षा के लिए तर्क करने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क करने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या मुमताज़ अली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर का प्रश्न का।
छठा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं। तो पहला है कि पंडित रामाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो यह जो है ये आपका पहला जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स है। पंडित रामाबाई नहीं, वो ताराबाई शिंदे ने किया था इस पुस्तक का प्रकाशन। सो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दूसरा है ताराबाई शिंदे ने विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा घर की स्थापना किया। तो ताराबाई शिंदे ने नहीं, पंडित रामाबाई ने वो स्थापना किया था विधवा घर की। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी 6 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं। तो सही है कि पहला है कि करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की हार हुई और उसे नादिर शाह ने कैद कर लिया। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। उसने मुग़ल बादशाह को हराने के लिए हिंदुस्तान ए आला की उपाधि धारण की थी। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। उसने शाहजहाँ के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे और गहनों से जड़ित मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया नादिर शाह। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पूर्व में मुग़ल साम्राज्य के सभी प्रांतों को सौंपने के लिए विवश कर दिया। तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। जो सही कथन है वो केवल 1 है और 3 है। तो केवल 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 7 नंबर के प्रश्न का। देखिए इसका और आपका व्याख्या जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो व्याख्या को आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को प्राप्त करके सभी व्याख्या को प्रश्नों के व्याख्या को आप पढ़ सकते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से इनमें से सही हैं। तो सिंध की विजय जो है यूरोप और एशिया में बढ़ती आंग्ल रूसी प्रतिद्वंद्विता के परिणाम स्वरूप हुई थी। क्या है सिंध की विजय? तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और दूसरा है कि सिंध पर अंग्रेज़ों ने 1837 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। तो नहीं दोस्तों, यह जो है 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था सिंध पर। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो पहला जो है वो सही है। तो केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 8 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि दोहरी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। तो दीवान के रूप में कंपनी सीधे पुलिस और न्यायिक शक्ति को नियंत्रित करती थी। तो नहीं दोस्तों, सरकार की दोहरी प्रणाली के तहत जो है कंपनी को प्रांत के राजस्व को दीवान के रूप में एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया था, जबकि नामित करने के अधिकार के माध्यम से उप सूबेदार निजामत या पुलिस और न्यायिक शक्तियों को नियंत्रित करने के स्थिति में था, ठीक है। तो यह जो है पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। और निजामत की शक्ति के तहत कंपनी सीधे राजस्व एकत्रित करती थी। तो नहीं दोस्तों, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कौन कौन गलत है? पहला और दूसरा दोनों गलत है दोहरी सरकार के संदर्भ में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये देखिए आपका जो है ये दिया हुआ है कि कंपनी को दीवानी मुग़ल बादशाह से निजामत बंगाल के नवाब से मिली, निजामत या पुलिस या और न्यायिक शक्तियों को नियंत्रित करने की स्थिति में था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है इसके व्याख्या के हिसाब से। 10वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था जी दोस्तों। इसी में जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उन्होंने किसानों द्वारा नो टैक्स कैंपेन चलाया, ये भी ट्रू है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 10वां नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि राजा राम मोहन राय की योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट है कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो जी दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार किए। तो उन्होंने जो है हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार नहीं किए। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। उन्होंने बहु विवाह और महिलाओं की निम्न स्थिति पर प्रहार किया। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 3 दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा जो है आपका फॉल्स है। तो दूसरा क्यों फॉल्स है ये देखिए आपका दिया हुआ। इन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार किए और मूर्ति पूजा और जाति की कठोरता और अर्थिन धार्मिक अनुष्ठानों के प्रसार का विरोध किया। उन्होंने एकेश्वरवाद और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने महिलाओं की अधीनता की निंदा की और बहुविवाह और महिलाओं की अपमानजनक स्थिति पर हमला किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। केवल 1 और 3 दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार किए हैं। तो
ये आपका ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। उन्होंने हिंदू धर्म में भी धार्मिक सुधार किए, व्याख्या में दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और राजा राम मोहन राय के योगदान के संबंध में सभी कथन सही हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर के प्रश्न का व्याख्या आपका सही दिया हुआ है। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार किए, ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सभी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, कैसा क्वेश्चन का आंसर देता है किताब वाला भी। 12 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में, तो इसके रिलेटेड जो है आपके कौन कौन से कथन सही हैं वो आप बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसके संस्थापक जो है गैर भारतीय थे, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और भारत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। ठीक है, तो भारत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। कहाँ था दोस्तों? इसका जो है मद्रास के निकट अडियार में था। ठीक है, तो मद्रास में था, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके पैरोकार हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के पक्ष में थे, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसने आत्मा के स्थानांतरण गमन के सिद्धांत को मान्यता दी, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1, 3 और 4 ये 3 कथन आपके सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है कि तत्वबोधनी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1849 में हुई थी। तो नहीं दोस्तों, तत्वबोधनी समाज की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो 1839 यहाँ होगा। सो ये पहला आपका जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स है। इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन केवल एक है। सो ऑप्शन नंबर ए 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह राजाओं, नवाबों और तालुकदारों द्वारा सावधानीपूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था। तो नहीं दोस्तों, ये आपका कथन गलत है, ये नियोजित विद्रोह नहीं था। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसके फैलने में कोई भूमिका नहीं निभाई, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। 1857 में विद्रोही उद्घोषणाओं ने आबादी के सभी वर्गों को उनकी जाति और पंथ से ऊपर उठकर बार बार अपील की, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को शीघ्रता और आसानी से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त किया था। तो नहीं दोस्तों, आसानी से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त नहीं किया था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो केवल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेटमेंट सी है, वो 1857 के विद्रोह के बारे में सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 15 नंबर का प्रश्न कि भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम में पहले से बाद में के क्रम में कौन सा है। तो सही कालानुक्रम क्या है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है स्थापना वो हुआ था कब? 1867 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, इसका शुरुआत 1870 में हुआ था। तीसरा है आपका भारतीय संघ। तो भारतीय संघ का जो है स्थापना वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1876 ईस्वी में। और लास्ट आपका बचा आपका वो क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला 1867 यानी कि पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 1870 यानी 2, फिर तीसरा 1876 3, चौथा लास्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यानी 4। तो 1, 2, 3, 4 जिस प्रकार से ये प्रश्न में दिया हुआ है उसी प्रकार से इसका सही कालानुक्रम भी है। तो ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया। तो नहीं दोस्तों, इसका स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे 1867 ईस्वी में। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। पूना सार्वजनिक सभा का केटी तेलंग ने किए थे। तो जी नहीं दोस्तों, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मद्रास महाजन सभा का स्थापना आनंद चार्लू ने किए। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम और वी राघवचारी, इन तीनों ने मिलकर किया था। सो केवल 3 जो है आपका वो सही युग्म है। सो ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर है कि गजनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो पहला स्टेटमेंट है कि यह मध्य एशिया में सम्मानित गवर्नर जो है अल्पतगीन द्वारा स्थापित राज्य की राजधानी थी। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। दूसरा है कि अल्पतगीन जातीयता से अरबी थे, तो वो जो है तुर्की था। क्या था? तुर्की था। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, वो अरबी नहीं तुर्की थे। तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर ए 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और 9वीं शताब्दी के अंत में उपरोक्त में से किन क्षेत्रों पर सम्मानित साम्राज्य का शासन था? तो पहला है आपका ट्रांसकियाना, तो ये आपका सही है, इस पे जो है सम्मानित साम्राज्य का शासन था। दूसरा है खुरासानी, तो ये भी आपका सही है। और ईरान के हिस्से, इन तीनों जगह जो है वो सम्मानित साम्राज्य का शासन था। सो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर के प्रश्न का। 19 है कि बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से इनमें से सही हैं। तो उसने दार उल इस्लाम के सपनों को साकार करने के लिए हिंदू के खिलाफ खून और लोहा की नीति अपनाया था। तो जी नहीं दोस्तों, ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। उसने दीवान ए अर्ज या सैन्य मामलों का विभाग बनाया, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। उसने दोआब में शांति बहाल की, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसका पुत्र मंगोल के विरुद्ध युद्ध में मारा गया, ये भी ट्रू है। तो जिस प्रकार से आपका स्टेटमेंट है वो 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए 19 का जो है पहला वो गलत क्यों है? क्योंकि उसने युद्ध में दस्ता लाने के लिए दीवान ने अर्ज या सैन्य मामले का विभाग बनाया था और बलबन ने दरबार में विद्रोही तत्वों को नियंत्रित करने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। किसके लिए? विद्रोही तत्वों को नियंत्रित करने के लिए। इस प्रकार जो है कथन एक गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए 20 नंबर की जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस विचार को सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वेच्छा के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। तो यह जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में ट्रू स्टेटमेंट है। उन्होंने सहिष्णुता की नीति का पालन करके कुलीनता की सद्भावना हासिल करने का भी प्रयास किया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों आपका स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 20 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में। 21 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही हैं। तो पहला है कि हरियर और बुक्का ने होयसल साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो जी दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और दूसरा है कि हरिहर के बाद 1356 ईस्वी में बुक्का उत्तराधिकारी बना, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और हरिहर और बुक्का के अधीन विजयनगर साम्राज्य एक प्रकार की सहकारी समिति थी, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो निम्नलिखित जो तीनों कथन है वो सही हैं। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 22 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी बेटी का विवाह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से किया था। तो फिरोज शाह से जो है देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह किया था। सो ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इस स्थल का विकास हरियाणा में सरस्वती नदी के पास हुआ है और इस स्थल का उत्खनन कार्य अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में हुआ। सो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और ऋग्वेद में सूक्त को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में सूक्त को अच्छी तरह से कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 24 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से कहा गया है। ठीक है। 25 है अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का प्रयोग करने वाला प्रथम राजा कौन थे। तो शिलालेखों का प्रयोग करने वाले प्रथम राजा हैं वो हैं अशोक। तो अशोक यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर का चयन कीजिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाली में थे। तो जी नहीं दोस्तों, अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृतिक में थे। किसमें? प्राकृत में थे। तो पहला आपका जो है प्राकृत और ब्रह्म लिपि में थे। सो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अशोक ने ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया था। तो जी दोस्तों उन्होंने ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया था। तो जो गलत कथन है वो केवल एक है, तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर ए 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 है कि पंचायत प्रणाली को अपनाया गया था। तो पंचायत प्रणाली को अपनाया गया था लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए। तो लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना यानी ऑप्शन ए इसका 27 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए 28 नंबर के भी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1878 के वर्नाकुलर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मजिस्ट्रेट की कार्रवाई अंतिम थी और अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी वर्नाकुलर अधिनियम के संदर्भ में, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। एक स्थानीय समाचार पत्र सरकारी सेंसर को प्रमाण प्रस्तुत करके अधिनियम के संचालन से छूट प्राप्त कर सकता था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 30 नंबर का प्रश्न देखिए कि चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं? तो सीईसी और 2 चुनाव आयुक्तों के पास सामूहिक निकाय के रूप में चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेने की समान शक्तियां हैं, तो यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो जी नहीं दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। यह जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो दूसरा नंबर का स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। तीसरा है कि उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है या 65 वर्ष की आयु तक जारी रखा जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है और तीसरा जो है वो आपका फॉल्स है। ठीक है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और उन्हें 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नहीं रखा जाता है दोस्तों, और 65 वर्ष की आयु तक उन्हें जो है 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और 65 वर्ष की आयु तक उन्हें जारी रखा जाता है। तो यहाँ 5 की जगह 6 वर्ष होगा, तो तीसरा आपका फॉल्स है। पहला और दूसरा आपका सही कथन है, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी 30 का करेक्ट आंसर है। 31 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर से दिए गए कौन से कथन सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय के सब कार्यकाल की समाप्ति से पहले सीईसी को हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से ऐसी सिफारिश करते हैं तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उनमें से प्रत्येक का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, सो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है 31 नंबर के प्रश्न का। 32 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। कौन होती है? कार्यपालिका, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। और कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में शामिल होती है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों कथन जो है वो सत्य हैं, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न का। 33 है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ उन मामलों से है जिन पर निचली अदालतों में जाए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और इससे शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में। तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इसका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न देखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो यह पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। न्यायिक समीक्षा शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो पहला फॉल्स है। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, तो जी दोस्तों इनके पास जो है शक्ति इनके पास है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के पास। तो ये आपका दूसरा नंबर का जो है आपका केवल कथन सही है, तो केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है 34 नंबर के प्रश्न का। 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख है, तो जी नहीं दोस्तों, भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख भी नहीं है, तो पहला गलत है। अनुच्छेद 1 जो है वो वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है।
राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो 2 और 3 जो है केवल सही है, पहला गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी 35 का करेक्ट आंसर है। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो ये आपका सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है कि परमाधिकार जो है लेख वो अमेरिका से लिया गया है, तो परमाधिकार अभिलेख जो है वो अमेरिका से नहीं लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है केवल 3 जो है वो गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का प्रयोग करके आंसर का चयन करना है। तो संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 215 जो है वो क्या है, वो है आपका कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी ए का 4 है। 222 है किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी बी का 1 है। 226 क्या है कि सब कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी 3। और लास्ट 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, यानी कि 2। तो 4132 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 4132 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, ठीक है। तो 38 नंबर है कि औपनिवेशिक शासन काल में भारत में जननांकीय परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि वर्ष 1921 के पूर्व का भारत का जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। इस समय भारत की जनसंख्या की समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और इस काल में जीवन प्रत्याशा स्तर 42 वर्ष से भी कम था, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो तीसरा जो है 42 वर्ष से कम जीवन प्रत्याशा स्तर था, ये आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 38 नंबर के प्रश्न का। 42 नहीं, वो उस समय जो है 44 वर्ष थी, ठीक है, 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी गलत है। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका सी राइट आंसर है 39 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यापक निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो प्रमुख कारण हो सकते हैं निम्न पूंजी निर्माण भी, आधारित संरचनाओं का अभाव भी, मांग का अभाव भी और अधिक जनसंख्या, ये चारों जो हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यापक निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो ऑल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर के प्रश्न का। 41 है कि राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से कितनी मात्रा में भिन्न होती है। तो वो जो है होती है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर के प्रश्न का। ये सभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है आपका। 42 है कि साधन लागत पर लगाए गए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। सो ऑप्शन नंबर ए 42 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 43 है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक आर्थिक गतिविधि है। तो आर्थिक गतिविधि जो है वो है धर्मार्थ औषधालय द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्साएं सुविधा, जो कि एक आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि एक ऐसी प्रक्रिया जो इनपुट के आधार पर किसी वस्तु के निर्माण या सेवा के प्रावधान की ओर ले जाती है, उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 43 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है कि जोड़ा गया शुद्ध मूल्य के बराबर है। तो जोड़ा गया उत्पादन के कारकों के लिए उपार्जित भुगतान जो है आपका वो शुद्ध मूल्य के बराबर है, यानी कि किराया, मजदूरी, ब्याज और मुनाफे के भुगतान के बराबर है। सो ऑप्शन ए 44 नंबर के प्रश्न का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन के कारकों के उपार्जित भुगतान। 45 है कि देश में साख को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेच सकती है।
ठीक है, अन्य विकल्प उपयोगी होंगे जब शाख का विस्तार किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 45 नंबर के प्रश्न का। 46 है कि भारत में मनी स्टॉक में M1 का अर्थ होता है। तो M1 का अर्थ होता है आपका CU प्लस DD, यानी कि करेंसी मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 46 नंबर के प्रश्न का। 47 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि विभिन्न मौद्रिक नीति उपाय जो समग्र मांग को कम कर सकते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त मांग की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बैंक दर में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और CRR और SLR को बढ़ाना, उपयुक्त सभी जो हैं वो नियंत्रित कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 47 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 48 है कि पूंजीगत प्राप्तियां निम्न में से आ सकती है। तो पूंजीगत प्राप्तियां निम्न से आ सकती है बाजार उधारी से, भविष्य निधि से और ऋण की वसूली से। इन सभी से यानी उपयुक्त सभी से जो है पूंजीगत प्राप्तियां आ सकती है। ऑप्शन डी 48 का राइट आंसर है। 49 है कि निम्नलिखित करों में से प्रत्यक्ष कर ज्ञात कीजिए। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है वो होता है व्यक्तिगत आयकर, जो होता है व्यक्तिगत। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, व्यक्तिगत आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। 50वां नंबर का प्रश्न देखिए सेट नंबर 11 का, कि जब सरकार बैंकिंग प्रणाली से उधार लेकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है घाटे का वित्त पोषण। घाटे का वित्त पोषण तब हो सकता है जब सरकार की कुल आय उसके कुल खर्च से कम हो जाए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 50 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 51 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। तो घाटा बजट जो है वो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। सो 51 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बजटीय घाटे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये 52 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है। तो तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, संगीत के FM संचारण के उच्चतम प्रकार होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो समानता आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है इसके लिए अत्यधिक हानिकारक नहीं होता है। तो ये जो है आपका कथन है वो है आपका गलत है। तो केवल जो है आपका 2 कथन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसका देखिए व्याख्या दिया है, तो व्याख्या जो है आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम की सहायता से। 53 नंबर है कि सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। तो सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये आपका जो आ गया फिजिक्स से रिलेटेड यानी साइंस से रिलेटेड प्रश्न। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। तो उसका कोटि है 106 ओम है। ठीक है, 106 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 106 ओम है। 54 का सी है। तो 55 है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और तब फिर बढ़ जाता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर। सो ऑप्शन नंबर डी 55 का करेक्ट आंसर है। 56 नंबर का प्रश्न है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। तो मिट्टी का तेल का ऊपर तैरने का कारण है पानी के ऊपर कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 56 नंबर के प्रश्न का। 57 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है आपका क्या है, एक तरफ है आपका मिसाइल का नाम है, दूसरी तरफ उसके जो है उसके जो है कार्य क्षमता है। तो पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो है वो है आपका सतह से शतक तक प्रेक्षा पात्र है। तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है आपका कि त्रिशूल, त्रिशूल क्या है वो है आपका सतह से वायु तक प्रेक्षा पात्र है। सो आपका बी का 4। पिनाका जो है वो क्या है, पिनाका जो है बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। सो आपका सी का 1। और निशांत क्या है वह युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है, यानी कि डी का 2। तो आपका जो है 3 1 3 4 1 2। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रश्न का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए इसका व्याख्या आपका दिया हुआ पिनाका निशांत के बारे में। 58 है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जो है विल्हेम रॉन्टजेन द्वारा किया गया है। तो विल्हेम रॉन्टजेन के द्वारा क्या किया गया है, वो किया गया एक्सरे मशीन का आविष्कार। तो एक्सरे मशीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 58 नंबर के प्रश्न के बाद 59 नंबर का प्रश्न कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है, तो तारापुर में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन, इन दोनों से अपनी ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन। सो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर के प्रश्न का। 61 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर का जो होता है यूज होता है वो होता है वायु के वेग मापने में, तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब, सी का आपका 2, और लास्ट हाइग्रोमीटर वो आर्द्रता यानी 4। तो 3, 1, 2, 4 जो है आपका कूट डी में आपका दिया है, तो कूट डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का। नेक्स्ट है प्रश्न 62 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। पॉलीथीन जो है पॉलीइथीन का बहुलक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है दोस्तों। हाँ, पॉलीथीन जो है पॉलीथीन का बहुलक है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और प्राकृतिक रबर जो है वो क्लोरोप्रीन है। क्या है क्लोरोप्रीन? तो प्राकृतिक रबर जो है क्लोरोप्रीन नहीं है दोस्तों। सो आपका डी जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सही स्टेटमेंट है 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 यानी कथन आपका जो है वो 1, 2, 3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर के प्रश्न का। 63 नंबर का प्रश्न देखिए कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो उदाहरण है शून्यक्रम। क्या है? शून्यक्रम प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 63 का। 64 है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयानों के टायरों में जो है वो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 64 का। 65 है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो पानी का शुद्धतम रूप जो है वो वर्षा का पानी है, वर्षा जल है। तो वर्षा जल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पानी बारिश के रूप में सीधे पृथ्वी पर गिर जाता है, इसका pH मान 7 होता है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ये आपका सही है। सेविन कीटनाशक, ये सही है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये सही है। और फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, तो ये आपका सही नहीं है दोस्तों। ये जो है आपका देखिए फ्लोरीन के बारे में आपका व्याख्या दिया हुआ है कि क्यों यह सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन डी इसका 66 का राइट आंसर हो जाएगा। 67 है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो पढ़ाई जाती है रांगे की या टीन की, रांगे की या जिसे टीन की जो परत होती है वो चढ़ाई जाती है ताम्र संदूषण से बचने के लिए। सो 67 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए। 68 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में कौन जो है कठोरतम धातु है। तो कठोरतम धातु उसका नाम है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फाउंटेन पेन की नीब का जो टिप बनाने में भी प्लेटिनम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है 69 के अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज कर जाता है अशुद्धियों के कारण। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 69 का करेक्ट आंसर है। 70 नंबर है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जो है प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर के प्रश्न का। और 71 नंबर का प्रश्न देखिए जो है एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन का नाम है एजेंट ऑरेंज, जो कि 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान वनोर फसलों को खत्म करने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया गया एक शक्तिशाली तृणनाशक था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया से संबंधित कौन सा है, वो है रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िए के काटने या जख्म को चाटने से होता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का सी रेबीज।
73 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प का नाम है आपका रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया जो है वो विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका फूल है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 74 है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सी प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रचुरता में जो पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 74 नंबर के प्रश्न का। 75 एक निम्न में कौन जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तब बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी जो होते हैं वो होते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। सो 75 का ए इसका करेक्ट आंसर है। 76 है कि भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीकी है। तो उस विकसित तकनीकी का नाम है आपका अल्ट्रासाउंड तकनीक यानी अल्ट्रासोनिक तकनीक द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है अल्ट्रासोनिक से। 77 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। तो दंत विशेषज्ञ का जो शीशा होता है वो नदोत्तर यानी अवतल दर्पण का होता है। तो नतोदर यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 77 का। 78 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि एथनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सी खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो उस खमीर का नाम है सैक्रोमाइसिस रेविसी। क्या है? एथनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक जो है खमीर का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका 78 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। 79 नंबर है कि कौन सा जोड़ा सही है? तो डीएनए जो है आणविक कैंची है। तो ये आपका जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है जो सही आपका है वो है लाइगेज से जो है आणविक सीवनकार है। ठीक है, आणविक सीवनकार जो है वो सही सुमेलित है। तो 79 का आपका जो है सी इसका सही जोड़ा है। बाकी देखिए आप पढ़ सकते हैं क्यों सही जोड़ा और 3 नहीं है, ये आपका व्याख्या में दिया हुआ है। 80 है कि कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी कि स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका संभावित परिणाम जो है कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में भी गिरावट हो सकती है। तो 1 और 3 जो है वो प्रभाव पड़ सकता है यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट हो तब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 80 नंबर के प्रश्न का। 81 है कि पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। भालू और पांडा भी है उसी कुल का है। सो 81 का ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, प्रेरीज के रूप में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 82 का। 83 है कि कथन यानी असर्शन दिया हुआ है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। तो ये आपका कथन तो सही है। और रीजन क्या दिया हुआ है? कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। तो आपका जो कारण भी सही है और कारण जो है असर्शन का आपका सही कथन का व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर के प्रश्न का। 84 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक जो है विश्व धरोहर स्थल है? तो उसका नाम है क्रोएशिया का जो है प्लिट्विस झील जो है वो विश्व धरोहर स्थल है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर के प्रश्न का। 85 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी, ये सही है। बोलिविया के लापाज, ये आपका सही है। इथोपिया का लुसाका नहीं दो, तो लुसाका जो जाम्बिया की राजधानी है और इथोपिया की राजधानी जो है अदीस अबाबा है। इस प्रकार से यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 85 का राइट आंसर है। 86 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जो है सोम्पेन जनजातियाँ पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजातियाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 86 नंबर के प्रश्न का। 87 है कि निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? तो राजस्थान के मरु क्षेत्र यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ये आपका सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, ये भी सही है। यहाँ केवल 40 से 7% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, ये भी आपका सही है। और शुद्ध बोगाय क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी आपका राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए चारों कथन सत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर के प्रश्न का। 88 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है
कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है रामेश्वरम द्वीप है। तो रामेश्वरम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। रामेश्वरम एक सुंदर टापू है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सो ऑप्शन सी 88 का करेक्ट आंसर है। 89 नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो होता है वो लहरों से होता है। तो तटीय अपर्दन के प्रमुख जो प्रक्रम है वो सागरीय लहरें हैं। तो सागरीय लहरें यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 के बाद 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। इन 4 हिमनद में सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन हिमनद है। तो सियाचिन हिमनद जो है भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग एक हिमानी है और यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 90 का सियाचिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर का प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है जुंको ताबेई। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही, एक लेखिका और एक शिक्षक थी। वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। तो 91 का ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 के भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुडई। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। तो अन्नामुडई यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अन्नाईमुदी। 93 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो म्यांमार के भारत के निम्न राज्यों की सीमा लगती है, पहला अरुणाचल, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। तो असम जो है आपका ये उभयनिष्ठ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 93 का करेक्ट आंसर है। 94 एक निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो कर्क रेखा से जो निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है वो है आपका गांधीनगर, 23.5 डिग्री 13 मिनट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से दूरी के अनुसार सबसे कम अक्षांशीय अंतर जो गांधीनगर का है, अतः कर्क रेखा का सर्वाधिक निकट गांधीनगर होगा। नेक्स्ट है आपका 94 के बाद 95 नंबर का प्रश्न कि गोदावरी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही कथन है उसको पहचान कीजिए। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। दोस्तों कौन कौन से इसकी सहायक नदी है वो देखिए। इसका जो सही कथन है वो केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और देखिएगा आप गोदावरी नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है। तो गोदावरी नदी का जो सहायक नदी है वो है आपका पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पेगंगा से जुड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 96 कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन जो है वो आपका सही है वो पहचान करना है। तो पूर्वी घाट जो है पश्चिम घाट की तुलना में ऊंचे हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। दोस्तों पश्चिम घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और सबसे ऊंची चोटी में अन्नाईमुडई और डोडा बेट्टा शामिल है और महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है शिवराय हिल्स और जारवडी। तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये आपका पहला जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स है। पूर्वी घाट असंतत और नियमित है, ये सही है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो केवल 2, 3, 4 जो है वो सही कथन है। सो ऑप्शन नंबर बी 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 है कि असम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ भूमि सीमा साझा करता है। तो असम राज्य जो है असम राज्य अपनी पूरी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड के साथ साझा करता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी जो राज्यों के साथ जो है असम राज्य अपना सीमा साझा करता है भूमि का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 97 का। 98 है किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। तो राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, मेरा स्कूल मेरा गौरव। सो ऑप्शन ए इसका 98 का करेक्ट आंसर है। 99 नंबर का प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित झीलम स्टेडियम का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में यह स्टेडियम झीलम स्टेडियम स्थित है और उनके नाम पर उसके जगह जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया गया है स्टेडियम का नामकरण। सो ऑप्शन नंबर बी 99 का करेक्ट आंसर है। देखिए सेट नंबर 11 का 100वां नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है। सेट 11 का 100वां प्रश्न तो वो मनाया गया है आपका 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी 2024 को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने की घोषणा 15 जनवरी 2022 को की गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 16 जनवरी करेक्ट आंसर है।
101 है, किस सेना में अस्त्र MK1 मिसाइल, क्या है, अस्त्र MK1 मिसाइल को शामिल किया गया है, वो सेना है वायुसेना में। ठीक है, तो वायुसेना में जो अस्त्र MK1 मिसाइल को 14 जनवरी 2024 को शामिल किया गया है, जो स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। सो ऑप्शन नंबर बी 101 का करेक्ट आंसर है वायुसेना एयरफोर्स। 102 है कि भारत का ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान रहा है। तो फायर पावर रैंकिंग में भारत का दोस्तों वो रहा है, चौथा स्थान रहा है। ठीक है, तो चौथा स्थान पे रहा है। और सबसे नीचे जो है वो कौन से देश रहे हैं, भूटान जो है सबसे नीचे देश रहा है 145वें स्थान पर। ठीक है, और शीर्ष पर जो है USA, चीन, रूस और भारत है। पहला पर USA, दूसरा पर चीन, तीसरा पर रूस और चौथा पर भारत। तो फोर्थ रैंकिंग ऑप्शन डी इसका 102 का करेक्ट आंसर है। 103 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि किसके द्वारा 2024 में रामायण महोत्सव की मेज़बानी की जाएगी। तो रामायण महोत्सव की मेज़बानी जो है वो दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। तो दिल्ली यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 103 का। 104 नंबर का प्रश्न है, किसको फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार जो है पेप गार्डियोला का मिला है। तो पेप गार्डियोला यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम देखिए, पुरस्कार से संबंधित कुछ हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनल मेसी, गोलकीपर एडरसन, सर्वश्रेष्ठ कोच पेप गार्डियोला, फीफा फैन अवार्ड ह्यूगो डेनियल टोटो, फीफा पुस्कास अवार्ड जो है गुइलहर्मे मुद्रागा, और फीफा स्पेशल और फेयर ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम को प्ले अवार्ड्स मिला है। ठीक है, ये 6 जो है कुछ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 से संबंधित जो थे प्राप्तकर्ता खिलाड़ी के नाम थे। नेक्स्ट 105 नंबर के, किस राज्य को श्रेणी ए में टॉप परफॉर्मर पुरस्कार मिला है। तो श्रेणी ए में टॉप परफॉर्मर पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र को मिला है। तो महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106, किस देश ने विश्व की प्रथम एयर टैक्सी EM2165 की मंजूरी प्रदान की है। वो है चीन। किस देश ने, चीन देश ने। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 106 नंबर के प्रश्न का। 107 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने भारत के नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त की घोषणा की है। तो भारत के नागरिकों के लिए वो थाईलैंड ने जो है वो घोषणा किया है। तो भारतीयों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। यह घोषणा 10 वर्ष के लिए की है, जो 10 नवंबर 2023 से लागू हो गए हैं। सो थाईलैंड ऑप्शन नंबर बी 107 का राइट आंसर है। 108 है, किस देश में ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। वो घोषणा पत्र जो है ब्रिटेन में जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन हुआ था 2 दिन तक, उस पर जो है ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, जिसमें भारत से विश्व के 28 देश व यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 108 नंबर के प्रश्न का होगा। 109 है, किस देश के साथ भारत आयरन डोम को विकसित करेगा। तो आयरन डोम को जो विकसित हो भारत और इजराइल, ये दोनों मिलकर आयरन डोम को विकसित किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस डोम को विकसित करने का उद्देश्य वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। 110 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से स्वयं को अलग कर लिया है। तो है आपका रूस। रूस जो है वो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से अपने आप को अलग कर लिया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस संधि पर भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किया है। 111 है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है। तो इनफ्यूज मिशन जो है नागा एजेंसी, किसने, NAGA नागा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 111 का नागा। 112 का नंबर नागा नहीं नासा होगा दोस्तों, यहाँ नागा दिया हुआ है। ठीक है, ये NASA नासा होगा, हमने नागा बोल रहा है, यहाँ से NASA ऑप्शन होगा। ठीक है, नासा जो है इनफ्यूज मिशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 111 का। 112 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य राष्ट्र कौन सा बना है। ठीक है, तो सौर गठबंधन का 95वां सदस्य राष्ट्र कौन सा देश बन गया है, वो बना है चिली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 112 नंबर के प्रश्न का। 113 है कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। सो 8 नवंबर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, और इसके मनाने की शुरुआत 2012 8 नवंबर को हुआ है। 114 है कि किस देश में 14वां राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। वो डेनमार्क देश में हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी 114 का करेक्ट आंसर है। 115 है कि कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है। तो वो देश का नाम है रूस, जो है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। सो ऑप्शन डी 115 का करेक्ट आंसर है। 116 है कि किस देश के साथ भारत का वज्र प्रहार अभ्यास हुआ है। तो USA के साथ वज्र प्रहार अभ्यास हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मेघालय राज्य में यह संपन्न हुआ है। 117 है, किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो देश
देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है गुजरात के अहमदाबाद में फाइनल मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है 2023 का ICC वनडे विश्व कप का खिताब 2023 का। 118 है कि किस देश की सेंसी पलायसिस वर्ष 2023 की मिस यूनिवर्स बनी है, तो किस देश की? वह है निकारागुआ की। वह है निकारागुआ की जो है वो मिस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सुंदरी के खिताब से वो जीती है पुरस्कार। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 119 के बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो केवल इंडियन एयरलाइंस के द्वारा जो है विमान सेवाएं उपलब्ध किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 119 का करेक्ट आंसर है। 119 के बाद 120 नंबर का प्रश्न है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 120 का। 121 है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रचलित किया, तो वो था 45% प्रचलित किया गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL का 45% प्रचलित किया। सो ऑप्शन नंबर सी 121 का राइट आंसर है। 122 है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो बिहार को जो है 4.12% जो है प्राप्त होगा विभाज्य पूल में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 122 का राइट आंसर है। 123 है कि चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो उससे जो है सूरसेन जो है संबंधित हैं चटगांव शस्त्रागार ढाबे से। ऑप्शन नंबर डी इसका 123 का करेक्ट आंसर है। 124 है कि ईसा सन जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल संबंधित है, लेकिन राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी 124 का करेक्ट आंसर है। 125 नंबर है कि ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो वो जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर से संबंधित हैं। सो 125 का डी इसका राइट आंसर है। 126 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जो है सेंट्रल जेल की 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग खड़े हुए थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 126 का राइट आंसर है। 127 है कि अपने उपन्यास टूम ऑफ सेंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है, उसका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 127 का करेक्ट आंसर है। 128 है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है, जो बेगूसराय में है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के 2 स्थल को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था, पहला उड़ीसा का चिल्का और दूसरा राजस्थान से स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 129 है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो जो है गया जिले में स्थित है ब्रह्मयोनी हिल। सो ऑप्शन नंबर ए 129 का करेक्ट आंसर है। 130 है कि ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया। फिर से ये प्रश्न आया है। सो ऑप्शन नंबर डी जी इसका राइट आंसर है 130 का। 131 नंबर का प्रश्न है कि ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से? तो जगदीशपुर से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो क्या महत्व है? कि 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए जो है बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। सो ऑप्शन सी 132 का करेक्ट आंसर है। 133 है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी CSC का भी प्रदान नहीं किया गया है? तो वह है बिहार राज्य को जो है CSC विशेष राज्य का दर्जा जो है नहीं प्राप्त हुआ है बिहार को। सो 133 का ये करेक्ट आंसर है। 134 है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक जो है यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है। वो कहाँ? नालंदा में दफन है उन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी 135 का करेक्ट आंसर है। ब्लिसफुल बिहार जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन है। 136 नंबर का प्रश्न देखिए, ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो 136 से लेकर 150 तक के आपको सभी प्रश्नों को जो है खुद से बनाना होगा, और इसका जो है PDF हो टेलीग्राम के लिंक जो है PDF का जो है टेलीग्राम का लिंक जो दिया हुआ है उसमें आपको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सारा PDF वहाँ मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर आपको 12 लेकर मिलेंगे, और सेट 11 आपका यह समाप्त हुआ। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ये जो वीडियो है उसको दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।